नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विदार जी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको लाने के क्रम में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, लेकिन चीज़ें वही हैं, चीज़ों में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। अब हमने क्या किया है कि हम जिस सोर्स से उठाकर आपका करंट अफेयर लेके आते थे, अब हम डायरेक्ट ही उस सोर्स को ही आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये न्यूज़ इस तरह से आपके चर्चा में रही है और हम उस तरह को आप और उस न्यूज़ को हम किस तरह से करंट अफेयर के फॉर्म में चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए पूरे लेक्चर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईएएस आरएएस विद आरजे को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सीधा एज इट इज़ वहाँ से आप पीडीएफ पाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आज की न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, पहले मैं आपको बता दूं कि अपने सोर्स का नाम है राजस्थान ई बुलेटिन, मतलब राजस्थान सरकार का ऑफिशियल मुखपत्र जो है। हम उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उसको आपके सामने लेकर आएंगे सीधा सीधा, क्योंकि सीधी सीधी बात है दोस्तों, कोई भी संस्था यदि आपका एग्ज़ाम लेगी तो वो प्रायोरिटी देगी सबसे पहले खुद के सोर्सेज को, जो उसके खुद के सोर्सेज होंगे। वो प्राइवेट सोर्सेज की तरफ नहीं जाते कभी भी। लेकिन हम लोग क्या है, हमें आदत पड़ चुकी है प्राइवेट सोर्सेज से पढ़ने की, तो हमें उधर नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, आते हैं आज की पहली न्यूज़ आर्टिकल पर, पहली डिस्कशन पर। तो मेरे दोस्तों, आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो डिस्कशन में रहा है वो है केंद्र सरकार ERCP, मतलब जो आपकी राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना है उसको क्या दे, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। ऐसा किसने कहा है? हमारे श्री गहलोत जी ने कहा है कि जो राजस्थान पूर्वी नहर जो परियोजना है उसको क्या देनी चाहिए, केंद्र सरकार को उसको राष्ट्रीय जो परियोजना है उसका दर्जा देना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग बार बार कह क्यों रहे हैं, हमारे सीएम साहब क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा दो, राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा दो? क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की जब किसी परियोजना को दर्जा दे दिया जाता है तो उसका 90% जो बजट है वो कौन वहन करता है? उसका खर्चा वो केंद्र सरकार वहन करती है। तो देखो, इस क्रम में क्या कहा है गहलोत जी ने, पहले अपन उसको देख लेते हैं, फिर अपन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में पूरा ABCD जान लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवन रेखा है। कितने जिलों की है? 13 जिलों की। ठीक है। केंद्र सरकार को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि बड़े क्षेत्र में सिंचाई, जल, पेयजल इसकी आपूर्ति क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि भैया जो ERCP है वो बहुत अच्छी परियोजना है, तो इसको राष्ट्रीय स्तर का आप दर्जा दीजिए। और जब तक आप दर्जा नहीं दे रहे हैं तब तक राज्य क्या है, अपने सीमित संसाधनों से ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि राजस्थान पूर्वी नहर जो परियोजना है वो क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हो गई इंपॉर्टेंट। एक तो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के दौर में क्या कर दी गहलोत जी ने इसकी चर्चा, तो हम देख लेते हैं पूरी माजरा क्या है, पूरी बात क्या है। ठीक है दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो पहले अपन देख लेते हैं चर्चा में चर्चा क्यों है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्वी नहर परियोजना को क्या कर दिया, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की एक मांग उठा दी है कि आप इस मांग को पूरा कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने से क्या होता है कि कोई भी परियोजना जो होती है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है और उसका 90% पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार। जब दोस्तों 90% पैसा केंद्र सरकार देगी तो राज्य सरकार का वो बजट बचेगा, और राज्य सरकार का जब बजट बचेगा तो राज्य सरकार अपने डोमेन में आने वाले कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की चीज़ों पर, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गांव की सड़कों को, गांव से शहरों को जोड़ना, या ऐसे गांव जहां तक अभी सड़क नहीं पहुंची है उनको पक्की सड़कों से, 12 मासी सड़कों से इस तरह से जोड़ना, तो क्या है वहां पर खर्च करते हैं और डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिल जाती है। ठीक है दोस्तों? अभी क्या है दोस्तों, ERCP के अंदर लगभग 40,000 करोड़ व्यय कर चुकी है राज्य सरकार। कितना? 40,000 करोड़, और 13,000 करोड़ व्यय करने का इस बजट के अंदर और लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं अपन इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि राजस्थान में आखिर में जल की और पानी की क्या स्थिति है, क्या दशा है। तो दोस्तों, राज्य का जो जल संसाधन विभाग है उसने कहा है कि जो राजस्थान का जो भू भाग है, आप सारे जानते हैं 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, या 342.52 लाख हेक्टेयर, जो भी है, इसमें हेक्टेयर में अपने वो किया है, दिखाया है, लेकिन 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर आपको सबको रटा होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है।
जो पूरे देश का कितना है 10.4%, लगभग 10% भाग पर क्या है राजस्थान है। जब राजस्थान 10% भाग पे है तो पानी के जो संसाधन है वो भी 10% होने चाहिए कि नहीं भाई। तरीका तो यही कहता है ना कि भाई इतना परसेंट भूभाग है, इतने परसेंट ये चीज़ें हैं, तो उसमें जो पानी है वो भी कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए। लेकिन नहीं है दोस्तों, राजस्थान में कितना है, देश के कुल सतही का 1.16%। सतही का मतलब होता है सतह पर बहने वाला पानी, नदियाँ, नहरें, नाले, तालाब, सतह पर होने वाला पानी, सतही जल 1.16% है केवल, ठीक है। और भूजल जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जिनको हम ट्यूबवेल, कुआं और नलकूप इत्यादि की मदद से बाहर निकालते हैं पानी को, वो 1.72% है। मतलब बहुत है, जितना इसका क्षेत्रफल है अगर उसके आधार पर देखें तो बहुत कम ही पानी राजस्थान के अंदर है दोस्तों। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर केवल चंबल बेसिन एक ऐसा है जहां पर अधिशेष जल पाया जाता है। अधिशेष का मतलब है कि एक्स्ट्रा, एडवांस में। बाकी तो नदियां ही सूखी पड़ी रहती हैं, जल ही नहीं होता। एडवांस जल तो आप भूल ही जाओ, जो एडवांस में चीज पड़ी होती है उसको तो आप भूल ही जाओ, एक्स्ट्रा जो होती है उसको, ठीक है। लेकिन क्या है, इस पानी का भी अपन लोग सीधे तौर पे उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, पानी ये जहरीला है? नहीं भैया, पानी जहरीला नहीं है, लेकिन इसके अंदर कई जहरीले लोग रहते हैं जिनको हमने संरक्षित कर रखा है, जैसे मगरमच्छ वगैरह। जहरीला नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए जहर की जरूरत हो, वो वैसे ही पहुंचा देता है। तो कोटा बैराज है, इसके आसपास का क्षेत्र है, धौलपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा अक्सर चंबल सैंड का खनन होता है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि वो क्या है, मगरमच्छों का, घड़ियालों का क्या है, एक संरक्षण की जगह है, अभ्यारण्य है, वो संरक्षण केंद्र है, ठीक है। तो इसके जल का हम अधिशेष जल है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा दोस्तों, ERCP जो है वो क्या करेगी, कई मोड़दार संरचना। मोड़दार संरचना का मतलब होता है जैसे 2, 3, 4 नदी नाले हैं, उनमें से एक बह रहा है, बाकी 3 सूखे पड़े हैं, तो उनको आपस में कनेक्टिविटी बढ़ा दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कई कई नहर, नदी नालों में क्या है, एक मौसमी सीजन में बाढ़ आती है। जब सारे कनेक्ट होंगे तो जहाँ सूखा होगा वहाँ पानी पहुँच जाएगा, जहाँ बाढ़ आती होगी वहाँ पानी रुक जाएगा, ठीक है। जिससे क्या करना है, एक नेटवर्क का, एक चैनलों का क्या करना है, एक नेटवर्क तैयार करना है। जिससे क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान की रहने वाली राज्य की 41% लगभग जो आबादी है उसके, और जो क्षेत्रफल कितना है उसका 23%, लेकिन आबादी को लेके चलते हैं अपन, उसको क्या होगा, लगभग 40-41% आबादी को क्या होगा, पानी पहुंच पाएगा। मतलब जो आपका जो ERCP प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पूर्वी राजस्थान के लिए। अब देख लें दोस्तों इस पूर्वी राजस्थान नहर के बारे में। आपने अब तक देख लिया राजस्थान में कितना पानी है, ठीक है, और कहाँ पर अधिशेष है और कहाँ पर नहीं है, और जो ERCP है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जो ERCP है उसका उद्देश्य है दक्षिणी राजस्थान या फिर आप कहें तो पूर्वी राजस्थान या जो भी राजस्थान है जहाँ जल का अधिशेष है, वहां से जल अधिशेष को उठा के वहां पहुंचाना जहाँ पानी की कमी है। सीधी सीधी बात है, पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहाँ राजस्थान की कमी है। अब पूर्वी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक है, पूरा का पूरा पूर्व है जहाँ तक पूर्व का नाम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि राजस्थान में चंबल नदी बहती है, कुनू है, पार्वती है, काली सिंध है। इनमें क्या है कि जल अधिशेष रहता है राजस्थान की नदियों में। तो उनको क्या करना है कि उस पानी को उठाकर उन जगहों पर पहुंचाना जहां पानी नहीं है, और वहां पर पानी और सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, ठीक है दोस्तों। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग राजस्थान के जो जल संरक्षण मंत्रालय है उसके अनुसार क्या है, विभाग के अनुसार क्या है कि जो ERCP है उसको 2051 तक हम पूरी तरह से पूरा कर लेंगे। बिना केंद्र की मदद के हम 2051 तक हमने लक्ष्य रखा है। तो सोचो केंद्र सरकार यदि मदद करेगी तो हम कितना वास्ट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि थोड़ी बहुत मदद मिलती रहती है, लेकिन जब केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा दे दिया जाएगा तो इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान होने लगेंगे, और ये बहुत जल्दी इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। और मेरे हिसाब से तो राज्य सरकार की इस बात पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को, ठीक है दोस्तों। तो ये परियोजना क्या करेगी, राजस्थान के 13 जिलों में पानी जो है पीने का उसको पहुंचाएगी, और इससे लगभग 2.8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो क्या होगी, सिंचित होगी 13 जिलों के अंदर। कौन कौन से 13 जिले हैं दोस्तों? वो जिले हैं झालावाड़ है, बारां है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, करौली है, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। मतलब यही लगभग वो 13 जिले हैं, अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़ दिया जाए तो, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
क्योंकि इंदिरा गांधी नहर ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की काया पलट कर दी। उसी तरह से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या करेगी, पूर्वी राजस्थान की जो है जल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे, उनको पूरा करेगी। और देखते ही देखते जो कृषि है, पशुपालन है, उसमें क्या होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, इससे लाभ क्या होने वाले हैं, सिंचाई सुविधा, ठीक है, ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें भूजल क्या होगा, दोबारा से संरक्षित हो जाएगा और जल की उपलब्धता बढ़ेगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन। देखो दोस्तों, जब आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं तो दूसरी गतिविधियों में, दूसरी चीजों में परिवर्तन हो ही जाता है। ठीक दोस्तों, और क्या है, इसके द्वारा क्या होगा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बन रहा है वहां पर क्या होगा, जल स्रोत अच्छे होंगे तो वहां पर दूसरे तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, जल ही जीवन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, आपको मेंस के अंदर लिखना है, इसी तरह से लिखना है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, अभी उसको अपलोड कर दूंगा मैं अपने चैनल पर, और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके बढ़िया से रट्टा लगा लेना। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा, निवेश और राजस्व में वृद्धि होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं जो ईआरपीसी है वो उसका पूरा फिनोमेना आपकी समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन आगे अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ कि हमारा अगला न्यूज आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पर जब हम आएंगे तो महंगाई राहत कैंप है, उसके बारे में कुछ नहीं, वही 10 योजनाएं हैं, उनके बारे में किसी दिन आपको फिर से पढ़ा देंगे पूरा बढ़िया से। एक कविता आई है, किसी फैन ने, आकाश बैरवा हैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी, उन्होंने लिखी है, लेकिन आपके मतलब की नहीं है, ये सब वही हैं। सबको देखो बाबा कितना खुश हो रहा है। ठीक है, अपन चलते हैं अपने न्यूज आर्टिकल की तरफ। अपन तो अपने आप से ही मतलब रखेंगे। तीसरे पेज पे भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों पर चौथे पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गजब की न्यूज आई हुई है यहाँ पर, बहुत तगड़ी। पहले तो हम मणिपुर से हम विद्यार्थियों को सुरक्षित लेके आ रहे हैं। मणिपुर का क्या खेल है पूरा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, प्रदेश भर में सिंचाई तंत्र मजबूत होगा। जब पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई तंत्र मजबूत होगा तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं उसको पूरा बताऊंगा मैं आपको। बीकानेर के कपिल सरोवर, बूंदी की जो रामसागर झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अजमेर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया है उसके बारे में देखेंगे। जन कल्याण पोर्टल, जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, वो क्या है, हालांकि दिया एक फोटो है, लेकिन फोटो कब एग्जाम में चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उस पर 40 करोड़ की लागत से सुधार कार्य होंगे। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना नहर है उसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो पेयजल कनेक्शन पॉलिसी, इसके बारे में कल आपको बता चुका हूं, मैं आपको पीडीएफ में भी बढ़िया से लिख के दे चुका हूं। तो दोस्तों, एक ही चीज़ की बार बार चर्चा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप पे ही वर्डन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मणिपुर से विद्यार्थियों को सुरक्षित वापसी का खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। ये अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है कि भैया राजस्थान सरकार ने कहा कि हम सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। तो आप बोलोगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, फिर क्या मतलब आपके पढ़ाने का, जब कोई मतलब है ही नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपकी जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाले पेपर में आपसे पूछ लेगा मणिपुर के अंदर क्या चल रहा है। आपके इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लेगा कहीं पर भी कि मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की, क्यों भड़की, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से। ठीक है ना, इसके लिए आपको 3 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात समझनी पड़ेगी आपको, जो आपके जनजातियां हैं जो रहती हैं मणिपुर के अंदर, वो कौन सी हैं, उनका क्या मतलब है। ठीक है, उसको अपन देख लेते एक बार। तो दोस्तों, हाँ देखो, अब मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके सामने थोड़ा सा मैंने खोल के भी रख दिया है। मणिपुर के अंदर 3 जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। पहली जनजाति का नाम है मेइती जनजाति। कौन सी, मेइती। ठीक है, दूसरी है आपकी कुकी। कौन सी, कुकी। और तीसरी है आपकी नागा। अब इन 3 जनजातियों के अपन 2 ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर रखते हैं मेइती को, दूसरे ग्रुप के अंदर रखते हैं अपन कुकी को और नागा को। ठीक है, जो मेइती जनजाति है दोस्तों वो रहती है मणिपुर के मैदानी इलाकों में। जो मणिपुर घाटी के नाम से प्रसिद्ध एक इलाका है जो पूरे मणिपुर के क्षेत्रफल का केवल 10% है, लेकिन ज़्यादातर मेइती समुदाय वहीं पर निवास करता है। और जो कुकी और नागा समुदाय है वो उसके आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर निवास करता है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेइती जनजाति को वहाँ की भाजपा सरकार ने
जो वहाँ के सीएम है वो मेइती समुदाय से ही आते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो बहुसंख्यक मेइती हैं, बहुसंख्यक का मतलब ये है पूरे मणिपुर की आबादी में लगभग 53% अकेली मेइती जनजाति है और 40% कुकी और नागा को मिलाकर है। बाकी जो बचती है 6-7-8% वो दूसरी जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो एक तरफ कुकी और नागा हो गए हैं, दूसरी तरफ मेइती हो गए हैं। तो हुआ यूं था कि फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, वहां से केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहां पर क्या है, फॉरेस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वहां पर जो गांव बसे हुए हैं जंगलों के अंदर, आपको पता ही होगा वहां पर झूम कीर्ति बहुत होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो ये लोग आग लगा देते थे, आग लगा दी, जला दी, कंट्रोल हुई आग नहीं हुई तो उससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो उन गाँव को वहां से निकाल के बाहर बसाने की केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट से ग्रामीणों को बाहर निकालने का अभियान क्या हो गया था, शुरू कर दिया था केंद्र सरकार ने। तो इससे क्या था, उनको लग रहा था कि भाई इन पर तो हमारा परंपरागत अधिकार है, वनों पर तो वन हमारे घर है, हमारी मर्जी आएगी जैसे यूज करेंगे, केंद्र सरकार कौन होती है कहने वाली। तो इसको लेकर क्या है, वो केंद्र सरकार से पहले से ही नाराज थे। जब वो केंद्र सरकार से नाराज थे तो उसी बीच क्या हुआ कि वहां के लोकल पार्टी ने, एक लोकल बॉडी ने क्या किया, मणिपुर बंद का ऐलान कर दिया। जब मणिपुर बंद का ऐलान हुआ तो उसी दिन, जिस दिन ऐलान हुआ उसी दिन वहां के मुख्यमंत्री जी की रैली थी। ठीक है, और क्या था, एक संग्रहालय के जो उद्घाटन है उसका प्रोग्राम था। लेकिन क्या हुआ, जब अगले दिन, जिस दिन पहुंचने वाले थे मुख्यमंत्री, उससे ही पहले कुकी और नागा समुदाय के कुछ लोगों ने आकर उनके जहां पर सभा और रैली होनी थी उस स्थान पर तोड़फोड़ मचाई। इसको लेकर क्या हुआ, पुलिस और जो उपद्रवी थे उनके बीच में झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये झड़प बहुत ही हिंसक थी, बहुत सारी जनसंख्या थी कुकी और नागा लोगों की। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इसको लेकर क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया। ये बात थी आपकी 27-28 अप्रैल की। ठीक है, अब 5 और 6 मई को क्या होता है, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या होता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम मेइती को SC/ST का दर्जा दे देंगे कानूनी रूप से, जिससे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब जो लड़ाई पुलिस और कुकी नागा के बीच में थी, वो लड़ाई कुकी नागा वर्सेस मेइती हो गई, क्योंकि मेइती समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं सीएम। और ये लड़ाई इतनी हिंसक हो गई, इतनी भयंकर हो गई कि इसमें अब तक लगभग 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें एक इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, कमांडो हैं, पुलिस वाले भी हैं। यहाँ पर आर्मी और असम राइफल्स को तैनात करना पड़ा। इतनी ज़्यादा हिंसक चीज़ें हो चुकी हैं। तो अपने बारे में, अपने एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ है, अपने एग्ज़ाम के लिए है कि मणिपुर में भीषण जातीय हिंसा हो गई है और क्या है, 10-12 हज़ार लोग क्या है पलायन कर गए हैं। बहुसंख्यक मेइती समुदाय को ST का दर्जा देने से क्या किया है, कुकी और नागा समुदाय जो है नाराज हो गया है, और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ग्रामीणों से निकालने से अभियान से भी उसको नाराजगी है। और इस चीज़ को लेकर क्या हो गया है, वहां पर हिंसक झड़पें हुई। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ कि हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल है, प्रदेश भर में सिंचाई तंत्र मजबूत होगा। प्रदेश भर में सिंचाई तंत्र कैसा होगा, मजबूत किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम देख लेते हैं एक तरफ से, एक लाइन से। और इसमें कई नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा, उनको रट्टा मार लेना, क्योंकि स्टैटिक के अंदर क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड आते हैं। कोई भी एग्जामिनर अंधेरे में कभी तीर नहीं उठाता, ना वो किसी पब्लिकेशन की कोई गाइड उठा के जो राजस्थान में चलते हैं लक्ष्य वक्ष्य और वो सारे रख के वो देखता है उनमें से और मारता है। पेपर जो है वो दो ही जगहों से बनता है, या तो आपके बोर्ड की बुक्स से, या वो बनता है आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स हैं उन पर जिन चीज़ों की चर्चा हो रही होगी वहाँ से। लगभग 70 से 80% जो प्रश्न पत्र है वो यहीं से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं कि सिंचाई तंत्र मजबूत होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। तो इसके लिए 1003 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है राज्य सरकार ने। तो उस चीज़ को अपन पूरा एक बार देख लेते हैं और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपके लिए बताता जाऊँगा। ठीक है, तो इस चर्चा में क्यों है ये न्यूज, तो दोस्तों चर्चा में है क्योंकि प्रदेश में क्या है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत जी, उसने प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, एनीकट का निर्माण, जीर्णोद्धार के लिए, इन सब के लिए क्या किया था, बजट में घोषणा की थी। ठीक है, राज्य सरकार ने विभिन्न नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 1003 करोड़ रुपए हैं, उनको क्या किया गया है, वित्तीय स्वीकृति दे दी है। 1003 करोड़ रुपए दे दिए हैं कि जाओ आप और क्या करो,
जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जल परियोजनाएं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करो, एनीकट बनाओ, जीर्णोद्धार करो, इस तरह की चीज़ें करो। क्योंकि पहले हमने घोषणा की थी कि ऐसा करेंगे, अब उसके लिए हमने पैसा भी दे दिया है, तो आपको करना क्या है, जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि विभिन्न परियोजनाएं कौन कौन सी, जिनका जीर्णोद्धार होना है और क्या होना है, जिन पर सुदृढ़ीकरण किया जाना है। तो आप इन चीज़ों को देखते जाना ढंग से और रटते जाना। अभी नहीं रट पाओ तो बाद में बैठ कर रट लेना। दोस्तों एक है मार्गिया लघु सिंचाई परियोजना। ये कौन सी जगह पर स्थित है, डूंगरपुर में। रट्टा मार लेना, लिख लेना, आपसे पूछा जा सकता है मार्गिया लघु सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की परियोजना है। इसके अंदर प्रीलिम्स से जितने प्रश्न बनेंगे ना आज के न्यूज़पेपर में, भयंकर बनने वाले हैं, क्योंकि ये स्टैटिक से बनने वाले हैं। स्टैटिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, ठीक है। भीलवाड़ा में मेजा बांध, मेजा बांध कौन सी जगह, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर क्या हो रहा है, मेजा बांध होगा। डूंगरपुर के अंदर मार्गिया लघु सिंचाई परियोजना, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर अनास नदी पे क्या होगा, सागडूंगरी एनीकट बनेगा, ठीक है। ये लिफ्ट परियोजना है, एक थापड़ा एनीकट लिफ्ट परियोजना बनेगी, एक सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बनेगी, एक दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। कागदी पिकअप बियर के डाउन स्ट्रिप एक्सेस चैनल है, उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ठीक है। अब देख लिया आपने बांसवाड़ा के अंदर कितने सारे कार्य किए जा रहे हैं। सागडूंगरी एनीकट बनाया जा रहा है, थापड़ा एनीकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है, सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है, दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। आपसे कोई एक नाम उठा के पूछ लेगा किस जिले से संबंधित है, बस बन गया प्रश्न। स्टेटमेंट टाइप चाहेगा तो स्टेटमेंट टाइप पूछ लेगा। आरएस के अंदर स्टेटमेंट टाइप पूछ ले जाने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, ठीक है दोस्तों। झालावाड़ के अंदर आहू नदी है, उस पर क्या बनाया जा रहा है, एनीकट बनाया जा रहा है और कॉजवे बनाया जा रहा है, ठीक है। और क्या किया जा रहा है, अब आप इस नाम को ढंग से सुनना। इसका नाम है कंठाली नदी, कांतली नहीं, कांठली अलग है, कंठाली अलग है। कंठाली नदी आपसे देख के पूछ लेगा और आप धड़ाक से मारोगे उसको शेखावाटी, लेकिन शेखावाटी के अंदर कांतली है, ये कंठाली है। कंठाली कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी परियोजना, मानसरोवर परियोजना और भागलिया बांध परियोजना, मतलब ये बड़ी है जो भी बांध है, मानसरोवर भी बांध है और भावलिया है वो भी बांध है। ये कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। इन चीज़ों को याद रखना दोस्तों, यही आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी है, तो घोड़ा पछाड़ नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उदयपुर में जावर एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। कौन से एनीकट का, जावर एनीकट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा बारां के अटरू शहर को बाढ़ से बचाने के लिए, बारां के अटरू शहर, बुद्ध सागर तालाब डाइवर्जन चैनल, आपसे पूछ लिया जाएगा बुद्ध सागर तालाब निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये इस तरह की चीज़ें गढ़सीसर वगैरह ये बहुत पूछी जा चुकी हैं। और अब आपसे लूणकरण सर, गढ़सीसर ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप कोचिंग के नोट्स रटते ही रहना, जब तक इधर करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे, यहाँ से नहीं पढ़ोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप लगभग 20% आप लेस में रहने वाले हैं, ठीक है। मांडपुर लिफ्ट परियोजना कौन सी, मांडपुर लिफ्ट परियोजना, इसका संबंध किससे है, इसका 12 जिले से है, ठीक है। देवद कराड़िया लघु परियोजना, इसका संबंध प्रतापगढ़ से है। अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना, इसका किससे है, कोटा से है। भूखा बनास नदी पर एनीकट, मतलब भूखा नाम है इसका एनीकट का, भूखा एनीकट परियोजना कहाँ की, सवाई माधोपुर की है। जावर एनीकट उदयपुर की है। चौधरी जाम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना, फलोदी लिफ्ट जिसको बोलते हैं, 10,000 हेक्टेयर एवं नेता वितरिका, वितरिका का नाम रखना, नेता वितरिका, इस वितरिका का नाम याद रखना, ठीक है। शेष रहे क्षेत्र में विभिन्न सिविल एवं मैकेनिकल कार्य तथा स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और क्या किया जाएगा, उसका विद्युतीकरण किया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकर उसको जितनी कितनी सारी लिफ्टें हैं, ये कहाँ कहाँ पर क्या चैनल है, क्या है, उसको इंदिरा गांधी नहर को पूरा समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। आपको थोड़ा सा धीरज रखें और अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और किस चीज़ के बारे में हमारे न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो दोस्तों बीकानेर में कपिल सरोवर और बूंदी की रामसागर झील का सौंदर्यीकरण होगा। अब कपिल सरोवर कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे इनको एक पेज पर लिख लेना, वैसे मैंने लिख के ही दिया है आपको, पीडीएफ जाके लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कपिल सरोवर बीकानेर में और बूंदी की रामसागर झील का क्या होगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बूंदी की रामसागर झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है आगे न्यूज, अजमेर में पुलिस अकेडमी की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, पुलिस अकेडमी खोली जाएगी। अजमेर के सिलोरा है किशनगढ़ के अंदर, वहाँ पर खोली जाने वाली है पुलिस अकेडमी। तो अभी तो आपको किशनगढ़ सिलोरा अजमेर जिला पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद सिलोरा किशनगढ़ जिला ही पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर तक रुक जाओ बस, अक्टूबर में सारा कुछ लागू हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देख लेते हैं अपन जल कल्याण पोर्टल, कौन सा, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि एक फ़ोटो दे रखा है इसमें, लेकिन फिर भी फ़ोटो दे रखा है तो फ़ोटो से भी प्रश्न बन ही सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो जल कल्याण जो पोर्टल है उसको लॉन्च कब किया गया था? ये 2021 में लॉन्च किया गया था। 18 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था जन कल्याण पोर्टल को। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक कल्याण विभागों की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिल जाएंगी? एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। अर्थात राजस्थान कल्याण पोर्टल की सभी जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएंगी आपको। मतलब पोर्टल किस लिए होते हैं? पोर्टल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। पोर्टल का मतलब होता है शॉर्टकट। ठीक है, पूरा रास्ता है, पूरा का पूरा, दोनों तरफ से उसके दीवारें लगी हुई हैं, तो पोर्टल का मतलब है दीवार के अंदर छेद करके दूसरी तरफ निकल जाओ। जो खिड़की है आपकी, आपके मकान के अंदर, वो पोर्टल है। चाहो तो आप खिड़की खोल के तुरंत उधर देख सकते हो, नहीं तो आपको उधर देखने के लिए पूरे मकान से बाहर निकल के घूम के जाना पड़ेगा। यदि आपके मकान के पीछे एक खिड़की लगी हुई है, तुरंत खोल के देख सकते हो उसको। ठीक है, तो पोर्टल क्या है? एक तरह से सुविधा है। किस तरह की? जन कल्याण पोर्टल है, तो क्या होगा इसके, जो सार्वजनिक कल्याण विभाग है उसकी जितनी भी योजनाएं, उसकी जितनी भी सूचनाएं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगी? एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, पोर्टल पर मिल जाएंगी, आपके हाथ में मिल जाएंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है जन कल्याण पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया था, या उसकी क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन आज की अगले न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। वो है आपका इंदिरा गांधी मुख्य नहर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर करंट से ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन की न्यूज़ें हैं, और स्टैटिक पोर्शन वो वाला जो आपने कोचिंग की नोट्स में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, उस पर 40 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य किए जाने हैं, इतनी सी। लेकिन क्या है कि अभी अपन ने जो एक लिफ्ट परियोजना के बारे में भी जाना कि लिफ्ट परियोजना कौन सी, जिस लिफ्ट परियोजना की चौधरी जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना के बारे में भी अपन ने जाना था। तो लिफ्ट नहर परियोजना जी कौन सी नहर की, कौन सी मुख्य नहर है इस परियोजना की? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। इस पर क्या किया गया है? मुख्य नहर पर 40 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य किए जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या दिया है? पैसे दिए हैं। कितने? 40 करोड़। अब अपन इसको देख लेते हैं डिटेल। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि 40 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य किए जाने हैं यहाँ पर। कितने? 40 करोड़ की लागत से सुधार कार्य किए जाने। ठीक है, अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये परियोजना पूर्ण होगी, अभी इसको बढ़ा के अपने बाड़मेर तक किया गया है, जो आपके बाबा रामदेव एक सब चैनल निकाला गया है वहाँ से, उसके माध्यम से किया गया है। तो जब ये योजना क्या है पूरी हो जाएगी, तो ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। कौन सी होगी? विश्व की सबसे बड़ी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा। ये मरुगंगा जो नाम दिया है वो दिया था आपके श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब ने। किसने? गोविंद वल्लभ पंत साहब ने क्या किया था? इसको मरुगंगा नाम दिया था। ठीक है, इस जो परियोजना है ये, उसका दिमाग में किसकी आई थी? तो वो आई थी आपके शार्दुल सिंह के। शार्दुल सिंह कौन थे? तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराज थे। ठीक है, इनके इंजीनियर थे कंवर सेन। उन कंवर सेन ने क्या किया? फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक यदि नहर होती, शार्दुल साहब ने कहा कि यहाँ पर एक नहर होती, नदी होती, तो बीकानेर को हम चमन बना देते, बीकानेर के अंदर हरियाली होती, खुशहाली होती। यदि कहीं से पानी बीकानेर के अंदर आ जाए तो बीकानेर की जनता की चांदी हो जाएगी। तो उनके इंजीनियर थे कंवर सेन। उन्होंने क्या किया? श्री कंवर सेन साहब ने उस बात को सिंसियरली लिया, सीरियसली लिया, और उन्होंने क्या किया कि यार अपने पास से नदियां तो गुजरती हैं 4-5, इकट्ठी निकलती हैं, सतलज है, व्यास है, ये सारी, और पानी इनमें लबालब है, पूरा जाके समुद्र में फैल जाता है, कोई मतलब रहता नहीं इसका। पानी निकलता है, निकल के जाके फैल जाता है। तो क्या किया जाना चाहिए कि अपन उस पानी को यहाँ तक लेकर आते हैं। तो ये आइडिया किसके दिमाग में आया? श्री कंवर सेन साहब के। ठीक है, प्रारंभ में 64 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित थी इसकी। ठीक है, इसके उपनाम के बारे में आपने देख ही लिया, मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा। श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब ने इसका नाम दिया था। पुराना नाम इसका राजस्थान नहर इसलिए पुराना नाम है क्योंकि कंवर सेन साहब ने जो परियोजना, जो एक प्लानिंग की थी, उसका नाम ही था राजस्थान नहर के नाम से, इसीलिए इसका पहला नाम रखा गया था राजस्थान नहर। उसके उपनाम रखे गए मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा। इनको आप याद रखना। 3-4 फैक्ट हो गए। नाम किसने दिए? गोविंद वल्लभ पंत साहब ने। दिमाग में आई किसके? तो आई आपके शार्दुल साहब के में। उसके बाद गंगा सिंह जी थे, उन्होंने गंग नहर नाम से, गंगा सिंह जी थे, उन्होंने भी बहुत कुछ प्रयास किया उसके, उनके लिए। कंवर सेन साहब इसके मेन इंजीनियर थे। ठीक है,
अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी थी वो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने रखी थी 1958 में। 11 अक्टूबर 1961 को क्या किया, इससे सिंचाई प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने क्या किया कि इसकी नौरंग देसर वितरिका, वितरिका का मतलब होता है एक मेन नहर, उसके अलावा उसकी छोटी 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 सब नहर जो हैं, छोटी 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 नाले टाइप के पूरे प्रदेश में पूरे क्षेत्र में फैले होंगे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितरिका। तो हनुमानगढ़ में नौरंग देसर वितरिका थी, उसकर क्या किया था, उसका उद्घाटन करके डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे उन्होंने पहली बार इस नहर से जल प्रवाहित किया था उपयोग करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मतलब 2 अक्टूबर 1984 तक ये राजस्थान नहर के नाम से ही प्रसिद्ध थी, लेकिन राजस्थान नहर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1984 के अंदर। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये इसका उद्गम कैसे हुआ। आपने ये चीज़ तो देख ली कि सर ठीक है राजस्थान के अंदर क्या क्या है इसका, वो सारी चीज़ें देख ली, लेकिन राजस्थान तक ये आई कैसे। तो दोस्तों राजस्थान से सटा हुआ एक हमारा प्रदेश है, उसका नाम है पंजाब। क्या है, पंजाब। ठीक है। पंजाब का मतलब होता है 5 नहरों से सिंचित क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं पंजाब। ठीक है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, उसका उद्गम होता है व्यास और सतलज नदी के संगम पर एक हरिके बैराज है फिरोजपुर पंजाब के अंदर। कौन सा बैराज, हरिके बैराज, इसका मतलब हरिके नाम का बांध है। ठीक है। वहां से क्या किया गया है, इस नहर को निकाला गया है चैनल बना के कि भाई यहाँ से एक नहर जाएगी और राजस्थान वालों को भी कुछ छींटा पार्टी का पानी मिलता रहेगा। ठीक है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है अभी तक की। अभी तक बढ़ भी सकती है ये आगे, ऐसा नहीं है रुकी हुई है। ये परियोजना जब पूरी होगी तो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी, ये आप पहले ही सुन चुके हो मेरे मुंह से। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये मोहनगढ़ तक इसीलिए है क्योंकि अभी जो बाबा रामदेव नाम की वितरिका गई है बाड़मेर तक, उसको उप जो वो गई हुई है उसको अभी मेन जो आपकी नहर है उसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको सब नहर बोला गया है अभी तक। ठीक है। तो 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई है। राजस्थान फीडर का मतलब होता है राजस्थान को फीड कराने के लिए, फीडर का मतलब मुंह तक लाने के लिए। ठीक है। तो राजस्थान के मुंह तक लाने के लिए पंजाब से लेकर राजस्थान के मुंह तक, मुंह का मतलब होता है सीधा ऊपर से चोटी से घुसे तो हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान फीडर की, 204 किलोमीटर हरिके बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक। ठीक है। अब मसीता वाली से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर है वो है 445 किलोमीटर की। तो इस तरह से टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, 649 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है उसका 2 चरणों में निर्माण हुआ है। पहले चरण में क्या हुआ है, जो निर्माण कार्य है वो 1958 से चला था 1975 तक। इस पहले चरण में क्या था, वही आपके पंजाब से हरिके बैराज से जहां पर सतलज और व्यास नदी का संगम हुआ था वहां से लेकर हनुमानगढ़ तक हेड तक लाने में एक चरण, और दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण था इसका आपका दूसरा चरण जो शुरू होता है वो होता है बीकानेर से मोहनगढ़ तक। वह हनुमानगढ़ तक आ चुकी थी, हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे क्या था, बीकानेर, बीकानेर से मोहनगढ़ तक जो जैसलमेर है वहाँ तक आने में क्या है उसका दूसरा फेज था। और तीसरे और अंतिम फेज में इसको मोहनगढ़ से कहाँ तक लेकर जाया जा रहा है, वो बाड़मेर तक लेके जा रहा है, गढ़रा रोड तक। उसका नाम क्या है, गढ़रा रोड। ठीक है। गढ़रा रोड को ही क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट, मतलब गढ़रा रोड पर जाके फिलहाल जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है उसकी समाप्ति की घोषणा की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो कुल सिंचाई 30% भाग है जो है लिफ्ट नहरों से, और 70% किससे होता है, शाखाओं के माध्यम से होता है इसका। ठीक है। और IGNP का मुख्यालय इस बोर्ड का कहाँ है, तो वो है आपके जयपुर के अंदर। तो इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कौन कौन सी है, 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है इसके ऊपर। कितनी शाखाएं, 9 शाखाएं। रावतसर शाखा जो एकमात्र लेफ्ट से निकली है, बाकी सारी राइट से निकली है। सूरतगढ़ इसका श्रीगंगानगर से। अनूपगढ़ शाखा ये भी श्रीगंगानगर। पूगल शाखा ये बीकानेर। दातोर शाखा ये बीकानेर। बिरसलपुर शाखा ये बीकानेर। चारण वाला शाखा एकमात्र शाखा जो 2 जिलों में जाती है, बीकानेर और जैसलमेर तक विस्तृत है। शहीद बीरबल शाखा ये जैसलमेर की। सागरमल गोपा शाखा ये भी जैसलमेर से। और इसकी 4 उप शाखाएं भी हैं, एक है लीलवा, एक है दीघा, एक है बरकतुल्ला खान और एक है बाबा रामदेव उप शाखा। ये वही उप शाखा है जो कहाँ तक जाती है, गढ़रा रोड तक जाती है। ठीक है।
अब इसके अलावा इसकी जो लिफ्ट परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो एक है आपकी गंधेली, जिसको नौहर सहवा लिफ्ट बोलते हैं, जिसका अभी जो नया नाम है वो है आपका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये 3 जिलों में राजस्थान के सिंचाई करती है और पेयजल उपलब्ध कराती है, वो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। इस तरह से ये 7 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी 7 लिफ्ट नहर हैं? एक बीकानेर लूणकरणसर, जिसको कवरसन लिफ्ट बोलते हैं, गजनेर लिफ्ट, जिसको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट बोलते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर है वो इनके नए नाम है, और जो ब्रैकेट से बाहर हैं वो इनके पुराने नाम है। ठीक है। बांगड़सर लिफ्ट इसको बोलते हैं भेरुदान चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट। ठीक है। कोलायत को करणी सिंह लिफ्ट बोलते हैं, फलौदी को वो गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट बोलते हैं, और आपके पोकरण को जयनारायण व्यास लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। एक है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी की नहर की क्या है पहली। ये जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी कौन लंबी है, कौन छोटी है, कौन पहली है, कौन अंतिम है, इसके बारे में बताया है हमने कि वीर तेजाजी लिफ्ट है वो सबसे छोटी है, और कंवरसेन लिफ्ट है वो कितनी है, वो सबसे लंबी है। ठीक है। चौधरी कुंभाराम है वो क्या है, सर्वाधिक जिलों तक विस्तृत लिफ्ट है, सर्वाधिक जिलों तक। ठीक है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट जो है उस नहर पर, उस परियोजना, उस पर क्या किया जा रहा है, उस वितरिका के ऊपर, उस लिफ्ट परियोजना पर क्या किया जा रहा है, वीफ्लोराइडेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जालौर नागौर के अंदर क्या लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है, फ्लोराइड के पानी से फ्लोराइड को अलग करने का। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के लिए जल प्रबंधन हेतु स्काडा तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। आईजीएनपी भूमि में लवणीकरण, सेम, दलदल, मरुस्थलीय जैव विविधता का ह्रास आदि समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। इराडी आयोग जो है वो रावी और व्यास नदी का जो जल विवाद है उसको समाधान के लिए गठित किया गया था। 8 जिलों में सिंचाई और 10 जिलों के अंदर पेयजल सुविधा उपलब्ध करा रही है इंदिरा गांधी नहर। और आपनी योजना है कि जो गंधेली सहवा लिफ्ट नहर पर चलाई जा रही है, लिफ्ट पर भी परियोजना है। मतलब ये नहर कितनी बड़ी होगी कि इसके अंदर जो लिफ्ट परियोजनाएं लगाई गई हैं उन पर भी अलग से परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है। तो गंधेली सहवा लिफ्ट नहर है वो जर्मनी के सहयोग से, गंधेली सहवा जो लिफ्ट नहर है उसके ऊपर जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना चलाई जा रही है। इसके प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू, और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू के गांव में जलापूर्ति प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब हम जर्मनी तक पहुंच गए, लेकिन केंद्र सरकार हमारी मदद अभी उतने स्तर पर नहीं कर रही है। हालांकि आईजीएनपी तो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है तो उसके लिए तो दे ही रही होगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट को भी राजस्थान सरकार की बात को मानना चाहिए, केंद्र सरकार को, और राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलते हैं अगले ई सुजस के साथ में। अब मैं आपको ऐसे ही ई सुजस से डायरेक्ट बताऊंगा कि न्यूज़ क्या है, और फिर उसके बारे में डिटेलिंग में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।